मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ पूछताछ हो रही थी। पूछताछ के दौरान उसे एक फ़ोन दिखाया गया। ये मेरा फ़ोन नहीं है, मेरा नाम है लिन और मैं केंद्र विद्यालय में पढ़ती हूँ, थाईलैंड के केंद्र विद्यालय में। मैं पढ़ाई में इतनी तेज़ हूँ कि मुझे STIC एग्ज़ाम पास करने के लिए किसी फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए लिन स्माइल करने लगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ लिन अपने पापा के साथ नए स्कूल में एडमिशन लेने आई है। उसके पापा ने प्रिंसिपल को लिन के पिछले ग्रेड्स दिखाए जिनमें लिन ने टॉप स्कोर कर रखा था। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए लिन ने गुना भाग करके अपनी फ़ीस माफ़ करवा ली। और ये ही नहीं, उसने प्रिंसिपल को कन्वेंस कर लिया कि उसे फ्री का लंच और आने जाने का खर्चा भी दिया जाना चाहिए। प्रिंसिपल को लगा कि अगर लिन हमारे यहाँ पढ़ेगी तो हमारे स्कूल का नाम ऋतिक रोशन होगा, इसलिए प्रिंसिपल ने स्कॉलरशिप पे उसका एडमिशन कर लिया। इसके बाद इसे ग्रेस नाम की लड़की मिली जो एग्ज़ाम में ग्रेस से ही पास होती थी, इसलिए उसने लिन से पढ़ाई में मदद मांगी। और जैसे कि ये दोनों अच्छी दोस्त बन गई थी, इसलिए लिन उसे मना भी नहीं कर पाई। हालांकि एग्ज़ाम में बैठते ही ग्रेस का दिमाग फैक्ट्री डाटा रीसेट हो गया। पूरे साल तो उसने बर्तन मांजने की प्रैक्टिस करी थी और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर में आया ही नहीं। लेकिन लिन जैसी इंटेलिजेंट दोस्त हो तो डरने की क्या बात है। इनके एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले थे जिनमें इन्हें ABCD में से किसी एक पर गोला लगाना था। ये पेपर बिल्कुल वैसा ही था जिसमें से लिन ने ग्रेस को तैयारी करवाई थी। लेकिन उसे क्या पता कि ग्रेस का दिमाग तो ऐसे हैंग हो जाएगा जैसे बजट वाले सैमसंग के फ़ोन हो जाते हैं। टीचर ने उन दोनों को बात करते हुए देख लिया और फिर उन्हें धमकाते हुए बोला कि मेरी क्लास में कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। अब ग्रेस रो रही थी। ये देखकर लिन के दिमाग की बत्ती जली और उसने सारे आंसर एक इरेजर पर लिख दिए और फिर वो इरेजर अपने जूते में डालकर जूता पीछे सरका दिया। उसी वक्त इनका खड़ूस एग्जामिनर नींद से जाग गया और फिर वो टहलने लगा जैसे पार्क में आया हो। अब इन दोनों की हालत खराब हो रही थी क्योंकि एक लड़की के पास जूता ही नहीं है और एक के पास एक्स्ट्रा जूता। अगर एग्जामिनर ने देख लिया तो इसी जूते से इनकी पिटाई कर देगा। मौका मिलते ही ग्रेस ने अपना जूता आगे सरका दिया और ये लो भाई, बढ़िया कॉम हो गया। इससे पहले एग्जामिनर जूता देखता, लिन उठी और सही टाइम पर उसने वो जूता पहन लिया। अब ग्रेस ने इजीली पूरा पेपर कर लिया और उसके मार्क्स भी बढ़ गए। इसी खुशी में ग्रेस लिन को अपने बॉयफ्रेंड के पास ले गई पार्टी करने के लिए। उसका बॉयफ्रेंड पैट, जो कि रईस बाप की औलाद था, उसे लाइफ में चाहिए शॉर्टकट, इसलिए उसने लिन से एग्ज़ाम में उसकी भी मदद करने के लिए कहा। लेकिन लिन भला उसके लिए क्यों रिस्क लेती, इसलिए पैट उसे पर पेपर 3000 बाहत देने के लिए तैयार था। बाहत इनकी करेंसी का नाम है। लिन शुरू में तो मानी नहीं, लेकिन पैट ने उसे बताया कि उसके और दोस्त भी हैं जो पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। टोटल 13 पेपर होने थे और अगर 6 जने भी इसे 3000 पर पेपर देंगे तो इसके पास अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। इसलिए लिन इसकी बात मान गई। अब घर पर वो पियानो बजा रही थी, तभी उसके पापा आ गए। उसके पापा गरीब है, इसलिए वो घर में बाबूराव बन के घूमते हैं, पर इतने गरीब होने के बावजूद भी इनके घर में पियानो है। इस हिसाब से तो बताओ हम कितने गरीब हुए। खैर, पियानो बजाते बजाते लिन को एक आइडिया आया। जितने भी बच्चे एग्जाम में चीटिंग करना चाहते थे, लिन उन्हें पियानो लेसन देने लगी। उसने सभी को उसकी उंगलियों पर फोकस करने के लिए कहा। जब वो इस तरीके से उंगली चलाएगी तो इसका मतलब होगा A, और ऐसे ही BCD। ये आइडिया काफ़ी यूनिक था और कोई भी ऐसे पता नहीं लगा पाएगा कि वे लोग चीटिंग कर रहे हैं। एग्ज़ाम हॉल में उसने सबका पेपर करवा दिया और इससे उसके अच्छे खासे पैसे भी बन गए। इसलिए फाइनली उसने अपने पापा को शर्ट दिलाकर बाबूराव से राजू बना दिया। इसके बाद होती है एक और पढ़ाकू बच्चे की एंट्री, जो लिन की तरह ही स्कॉलरशिप पर पढ़ने आया था। इसका नाम है बैंक। हालांकि इसकी शक्ल लोन जैसी है, पर नाम रख रखा है बैंक। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इसकी मेमोरी तो लाजवाब है। लिन इसका IQ देखकर इसके प्यार में पड़ गई, मगर बैंक को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। यही एक लौता बैंक है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस अब बैंक के ऊपर और जोक्स नहीं। इन्होंने साथ में कई कंपटीशन जीते जिससे इनके स्कूल का नाम ऋतिक रोशन हो गया। इसके बाद बैंक को दिखाते हैं जो कपड़े धोने की एक छोटी सी दुकान चलाता है। उसके डैड पहले गुजर चुके थे और अब वो और उसकी मॉम ही बचे थे। वॉशिंग मशीन खराब होने की वजह से उसकी मॉम हाथों से ही कपड़े रगड़ रही थी। ऐसे कपड़े धोने से हाथ छिल जाते हैं, इसलिए बैंक अपनी पढ़ाई बीच में ही बंद करके बचे हुए कपड़े धोने लगा। इंटेरोगेशन में लिन ने बताया कि बैंक जितना ईमानदार और मेहनती लड़का उसने ज़िंदगी में नहीं देखा। आज इनका एग्ज़ाम था, इसलिए एक बंदे ने बैंक से मदद मांगी। वो उसे पैसे देने के लिए भी तैयार था। ये सुनकर बैंक गुस्से में वहाँ से चला गया। ये बड़ा एग्ज़ाम था, इसलिए इनका हॉल भी बड़ा था। और कमाल की बात तो ये है कि इस बार क्वेश्चन पेपर के 2 सेट थे। ये पता चलते ही सबकी हालत टाइट होने लगी।
लिन के पास सेट 1 था और उसके साइड में बैठे हुए बंदे के पास सेट 2 था और बहुत से बंदों के पास सेट 2 ही था जिनकी लिन कोई मदद नहीं कर सकती थी। इधर बैंक सब पर नज़र गड़ाए हुए था। उसने लिन के पास जाकर उसे इशारा भी किया कि टकला तुम्हारी आंसर शीट में से देखने की कोशिश कर रहा है। बैंक को क्या पता कि लिन ने इन सबको पास कराने के लिए इनसे पैसे ले रखे हैं। बैंक इतना ईमानदार का चौथा था कि वह एग्जामिनर के पास जाकर उन बच्चों की चुगली करने लगा जो एक दूसरे की कॉपी कर रहे थे। ये सुनकर एग्जामिनर ने उसे जाने के लिए कहा। इसके बाद लिन ने सबको इशारे में बताया कि उसके पास सेट 1 है। अब जिन जिन के पास सेट 1 था उन सबको लिन ने उंगलियां हिला के आंसर्स बता दिए। इसके बाद वे लोग एक साथ उठे जिससे एग्जामिनर का ध्यान भटक गया और लिन ने टकले से अपनी आंसर शीट बदल ली और फिर उसने मात्र 15 मिनट के अंदर सेट 2 कंप्लीट करके उसके आंसर्स बताना भी शुरू कर दिया। तभी टाइम ओवर हो गया और बच्चों ने लिखना बंद नहीं किया तो एग्जामिनर की किडनी मुंह में आ गई, इसलिए उसने फटाफट सबके पेपर छीन लिए। लेकिन अब तक तो सबका पेपर हो चुका था। थोड़ी देर बाद लिन और टकले को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। बैंक वहाँ पहले से ही बैठा हुआ था। एग्जाम में चीटिंग को लेकर उसने इनकी कंप्लेंट कर दी थी। प्रिंसिपल ने इनसे चीटिंग के बारे में पूछा तो इन्होंने मना कर दिया, लेकिन प्रिंसिपल ने लिन की कॉपी में नोटिस कर लिया कि उसने सेट 1 और सेट 2 दोनों के क्वेश्चंस लिख रखे हैं। यहाँ लिन फंस गई और फिर उसके पापा को बुलाया गया और फिर उसकी खूब बेइज्जती करने के बाद प्रिंसिपल ने एक बात रखी कि वो लिन को नहीं निकालेगा, लेकिन उसे स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी और ना ही वो अब्रॉड पढ़ने जा सकती है। और लिन की स्कॉलरशिप प्रिंसिपल ने बैंक को दे दी। इसके बाद ग्रेस को दिखाते हैं जो जहर का ऐड कर रही थी और फिर उसने इसे बताया कि मैं पैट के घर पर डिनर के लिए गई थी। पैट के घर वालों को लग रहा है कि उसके मार्क्स मेरी वजह से इम्प्रूव हो गए, इसलिए वो मुझे उसके साथ बोस्टन भेजना चाहते हैं ताकि उसका STIC का एग्ज़ाम क्लियर हो सके। ये एक ऐसा एग्ज़ाम था जो वर्ल्ड वाइड होता था, वो भी सेम टाइम पर। कुल मिला के एक बड़ा एग्ज़ाम था जस्ट लाइक UPSC। तो लिन ने इनकी मदद करने से मना कर दिया क्योंकि अब वो और रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने अलग अलग देशों की घड़ियों को देखा तभी उसके दिमाग में एक तगड़ा आइडिया हिट हुआ। उसने ये आइडिया ग्रेस और उसके बंदे पैट के साथ शेयर किया। STIC का एग्ज़ाम वर्ल्ड वाइड सेम डे सेम टाइम पर होना था, लेकिन सभी कंट्री का टाइम अलग अलग होता है। उसने सजेस्ट किया कि अगर हम ये एग्ज़ाम ऑस्ट्रेलिया से देंगे तो हमें 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और जैसे ही पैट पहले एग्ज़ाम क्लियर करवाने के नाम पे 6 लाख बात देने के लिए तैयार था, इसलिए लिन ने सेम प्राइस पर 30 बच्चों को और लाने के लिए कहा। मतलब लिन इन सब का STIC का एग्ज़ाम क्लियर करवाएगी और बदले में इन सबसे मोटा पैसा उठाएगी। प्लान ये था कि लिन वो एग्ज़ाम देने ऑस्ट्रेलिया जाएगी और फिर वो सभी आंसर्स को मेमोराइज कर लेगी, लेकिन हद से हद वो 50% आंसर्स को ही मेमोराइज कर सकती थी। इसलिए उसे कोई ऐसा चाहिए था जिसका दिमाग उसी की तरह तेज़ हो और बैंक के अलावा उसको कोई दूसरा नाम नहीं सूझा। ये सुनते ही ग्रेस उछल पड़ी। अच्छा कुछ भी कहो, ग्रेस क्यूट तो है। खैर कहानी से ना भटकते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बैंक को दिखाते हैं जिसका अगले दिन स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम था। कुछ लोगों ने उसे पकड़ के पेल दिया और जब उसकी आंख खुली तो वो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था। उसका बेचारे का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भी छूट गया। दूसरी तरफ पैट ने एक सेमिनार रखवाया जहाँ पर उसने 30 बच्चों को बुलाया और उन्हें समझाया कि वे STIC के एग्ज़ाम को किस तरीके से क्लियर करने वाले हैं। वे लोग एग्जामिनेशन सेंटर में 4 चीज़ लेकर जाने वाले थे, जिनमें से 3 अलाउड थी लेकिन फ़ोन नहीं। लिन ने उन्हें बताया कि वो फ़ोन को टॉयलेट के फ्लश टैंक में छुपा देगी और जैसे ही एग्ज़ाम के बीच में ब्रेक होगा उसी वक्त वो बाथरूम में आकर आंसर्स को सीरियल वाइज थाईलैंड भेज देगी। इस पर पैट ने उससे पूछा कि बाकी सब बच्चों को वो आंसर कैसे मिलेंगे, तो लिन ने उसे पेंसिल दिखाई जिस पर बारकोड लगा हुआ था। उस बारकोड में अलग अलग साइज़ की पट्टियाँ थी। मोटी पट्टी का मतलब था A, उससे कम का B और इसी तरीके से C और D। तो ये लोग क्या करेंगे कि जैसे कि लिन आंसर भेजेगी तो उसी हिसाब से लोग बारकोड छाप लेंगे और पेंसिल पे लगा के सबको दे देंगे। ये सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। इसके बाद लिन ने बैंक के पास जाकर उसे सारा प्लान बताया और ये भी कहा कि ईमानदारी की ज़िंदगी जीकर हम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। इससे अच्छा होगा कि हम अपने दिमाग का फ़ायदा उठाएं और कुछ पैसा बनाएं। बैंक शुरू में तो उसकी बात नहीं माना, लेकिन जब उसे लगा कि ये काम करके उसका खाली बैंक पैसों से भर जाएगा तो वो इनके प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद इन्होंने कुछ रिहर्सल्स करी ताकि अगर ये पकड़े भी गए तो भी पुलिस को इनके प्लान के बारे में पता न चल सके। और जो शुरू में इंटेरोगेशन वाले सीन दिखाए गए थे वे एक्चुअली में इनकी रिहर्सल थी। इसी रिहर्सल के बीच में पैट ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे बैंक उस पर टूट पड़ा। बैंक को पता चल गया था कि पैट ने अपने गुंडे भेजकर उसे पिटवाया था ताकि मजबूरी में उसे इनका साथ देना पड़े।
इस बात से गुस्सा होकर वो यहाँ से चला गया और ये जानने के बाद लिन ने भी प्लान कैंसिल कर दिया। हालांकि थोड़े टाइम बाद ही बैंक को अंदाज़ा हो गया कि ये काम करना ज़रूरी है, नहीं तो वो वॉशिंग मशीन ही चलाता रह जाएगा। और अब ये दोनों ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार थे। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने साथ में सेल्फी ली और फिर मेट्रो से ट्रैवल करके ये एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए। सबसे पहले इन्होंने अपने फ़ोन छुपा दिए और फिर एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गए। अपने अपने हिस्से के आंसर्स याद करने के बाद ये लोग ब्रेक के टाइम में वॉशरूम गए। लिन ने तो अपने आंसर्स भेज दिए, लेकिन बैंक ने अपनी औकात दिखा दी। उसे अब और भी पैसे चाहिए थे, जिस बात से थाईलैंड में पैट का दिमाग ख़राब हो गया। फिर ग्रेस के पास जो भी पैसे थे वो उसने बैंक को भेज दिए और बैंक ने भी फिर आंसर्स भेज दिए। अब ये दोनों बंदे बंदी काम पे लग गए। अब ये वापस हॉल में पहुंच गए। सेक्शन 2 के बाद इन्होंने सेक्शन 3 किया, जो मैथ्स का सेक्शन था। ये दोनों आंख बंद करके रट्टा मार रहे थे। जैसे ही ब्रेक हुआ ये लोग वॉशरूम में पहुंच गए। बैंक का तो नंबर वॉशरूम में आ गया, लेकिन लिन के आगे एक लंबी लाइन लगी हुई थी और लड़कियां सजने संवरने में टाइम भी ज़्यादा लेती है। अब इसके बाद सिर्फ 5 मिनट थे। दूसरी तरफ बैंक आंसर्स भेज रहा था, तभी उसके बाथरूम का गेट बजा। बाहर सिक्योरिटी वाले खड़े थे, जिन्हें किसी ने कंप्लेंट कर दी थी कि इस बंदे का कुछ ज़्यादा ही पेट खराब हो रखा है। ये सुनकर बैंक की हालत टाइट हो गई। उसने जैसे तैसे करके आंसर्स भेजे और फिर गेट खुलने से पहले उसने फ़ोन को फ्लश करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी सिक्योरिटी वाला अंदर घुस गया। इधर लिन भी बाथरूम में बैठ गई थी, तभी उसका भी गेट बजा। लिन फ़ोन छुपा के तुरंत बाहर आ गई ताकि उस पर किसी को शक ना हो। बाहर उसने बैंक को देखा, जिससे पूछताछ हो रही थी, और अंदर जाने से पहले अब सबकी चेकिंग हो रही थी। इसलिए लिन ने पानी पीने के बहाने अपना फ़ोन फिल्टर में ही छुपा दिया और फिर वो एग्जामिनेशन हॉल में वापस आ गई। अब वो यहाँ पर अकेली थी। अब उसे अपने हिस्से का तो याद करना ही था, साथ ही साथ उसे बैंक के हिस्से का भी याद करना था। पहले तो वो पगलाने लगी, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और ऐसा महसूस किया जैसे कि वो अपना पियानो बजा रही है। पियानो की धुन से ABCD को याद करने की उसकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उसने इस बार सारे आंसर्स पियानो की धुन से याद किए। दूसरी तरफ सभी बच्चे पेंसिल मिलने का वेट कर रहे थे, क्योंकि थाईलैंड में भी एग्ज़ाम जल्दी शुरू होने वाला था। इधर सारे आंसर्स याद करने के बाद लिन ने मुंह में पेंसिल डालकर उल्टी कर दी। तबीयत खराब होने के बहाने से वो वहाँ से निकल गई और फिर उसने फ़िल्टर में से फ़ोन निकाल लिया। अब वो बाहर जा रही थी, लेकिन सिक्योरिटी वाला भी उधर से ही अंदर आ रहा था, इसलिए वो साइड में छुप गई। अब सिक्योरिटी वाला समझ गया कि वो लड़की भी बैंक से मिली हुई है, इसलिए वो लिन का पीछा करने लगा। कैसे कैसे बच के वो मेट्रो तक पहुंची, लेकिन सिक्योरिटी वाला वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से लिन ने आंसर्स भेजे, लेकिन तभी उसने देखा कि मेट्रो जा चुकी है। अब उसे सेम टाइम पर 3 काम करने थे। यहाँ से भागना भी था, आंसर्स भी भेजने थे और आंसर्स को याद करने के लिए पियानो की धुन को भी याद करना था। फाइनली उसने फोकस करके सारे आंसर्स भेज दिए और इधर इन लोगों ने उन आंसर्स को बारकोड में कन्वर्ट करके पेंसिल पर लगा दिया और फिर जल्द से जल्द सभी पेंसिल्स को बच्चों में बांट दिया। इधर सिक्योरिटी वाले ने लिन को पकड़ लिया और उधर बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए निकल गए। सिक्योरिटी वाले के साथ जाने से पहले लिन ने अपना फ़ोन ठिकाने लगा दिया ताकि उसके खिलाफ सिक्योरिटी वाले को कोई सबूत ना मिल पाए। लिन का तो कुछ बिगड़ा नहीं और देखा जाए तो बैंक का भी कुछ नहीं बिगड़ा, बस उसे STIC का एग्ज़ाम देने से बैन कर दिया गया। लेकिन ये एक्सपीरियंस लिन के लिए बहुत बुरा था, इसलिए उसने ना तो सेलिब्रेट किया और ना ही अपने हिस्से के पैसे लिए। आखिर में बैंक उसे मिलने के लिए बुलाता है। बैंक को अब इस काम से ही पैसे कमाने थे, इसलिए उसने लिन के सामने एक नया आइडिया रखा जिसमें वे दोनों मिलकर 10 मिलियन तक कमा सकते थे। लेकिन लिन को अब इस सब काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने बैंक का साथ देने से मना कर दिया। तो बैंक ने अगेन अपनी औकात दिखा दी। उसने कहा कि मैं STIC की चीटिंग के बारे में सबको बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि उसकी मास्टरमाइंड तुम हो। लिन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस उसे बुरा लग रहा था कि वो जिसे इतना पसंद करती थी वो उससे ऐसी बात कह रहा है। हालांकि जब लिन उसकी धमकी से नहीं डरी तो उसने ग्रेस और पैट का भांडा फोड़ने की धमकी दी, साथ ही साथ सभी बच्चों का भांडा फोड़ने की धमकी दी जो भी इस स्कैम में शामिल थे। आखिर में उन सबका भांडा बचाने के लिए लिन ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में बताओ और सब कुछ भूल जाना, मगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लगातार काम करने की ये सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।